हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय सेल्फ विपिन शर्मा, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में लेक्चर नंबर 5 में हम ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने के लिए उसके जो डिबाई मॉडल है हमारे पास, उस डिबाई मॉडल की स्टडी आज हम करें। और बच्चों, हम इस डिबाई मॉडल को तकरीबन पूरा पढ़ेंगे। और ये जो डिबाई मॉडल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ए टू जेड डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स तक, ठीक है ना, और उसकी शॉर्ट कमिंग्स यानी उसकी कमियों तक, ये तकरीबन 2 या 3 लेक्चर में जाके फिनिश होने वाला ये टॉपिक है। ठीक है। अच्छा बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं वैसे? हम निकालना चाह रहे हैं हीट कैपेसिटी, यानी उष्माधारिता हम निकालना चाहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी विशिष्ट उष्माधारिता हम देख रहे हैं। और फिर ये विशिष्ट उष्माधारिता का हम ग्राफ देखते हैं, तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है बच्चों। वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है, इस टाइप से। ठीक है। हम क्या देख रहे हैं इसमें कि लगभग यहाँ पे जाके, मतलब टी के एक फिक्स मान के बाद भी हम यहाँ देख रहे हैं कि टी का मान 20 केल्विन से ज्यादा हो, तो लगभग ये ग्राफ यहाँ पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और ये ग्राफ कांस्टेंट कहां पे होता है? जबकि 3r हमारे पास सीवी की वैल्यू हो, सीवी 3r हो, सॉरी सीवी 3r हो जाती है 20 केल्विन ताप या फिर उससे ऊपर वाले ताप पे। बट हम देखते हैं कि 20 केल्विन से नीचे ताप पर है बच्चों, तो 20 केल्विन से नीचे ताप पर क्या देख पा रहे हैं, गर्म घटता हुआ हमें प्रतीत होता है, जिसमें मतलब सीवी घटती हुई हमें प्राप्त होती है। ये प्रायोगिक वक्र था। और इस प्रायोगिक वक्र को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार से साइंटिस्ट आते हैं। सबसे पहले ही क्लासिकल फिजिक्स को, पुरानी फिजिक्स को आधार मानते हुए ड्यूलोग और पैट्रिक नाम का साइंटिस्ट आता है। वो इस ग्राफ को समझाने की कोशिश करता है। और उसी ड्यूलोग और पैट्रिक के नियम के अनुसार हमने देखा था कि CV = 3r हमें प्राप्त होता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये किसी भी ताप पर हम बात करें, किसी भी ताप पर CV का मान 3r होता है। किसकी CV? ठोस पदार्थों की CV। तो ठोस क्रिस्टल जालक जो हमारे पास है, उन ठोस क्रिस्टल जालकों के लिए CV बराबर 3r होता है, चाहे कोई सा भी ताप हो। ये बात किसने बताई? ड्यूलोग और पैट्रिक ने। लेकिन हम देख रहे हैं कि 20 केल्विन से नीचे ताप कम करने पर CV का मान घटता जाता है। यानी ड्यूलोग और पैट्रिक का ये नियम फेल हो गया बच्चों। ये नियम क्या हो गया? फेल हो गया। बाद में दूसरा साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है सर अल्बर्ट आइंस्टीन। सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको समझाने के लिए कुछ परिकल्पनाएं ली थी, जैसे कि ऊर्जा जो होती है वो क्वांटाइज होती है, और जो परमाणु होते हैं वो सरल आवर्ती, स्वतंत्र रूप से सरल आवर्ती दोलक की तरह व्यवहार करते हैं, वो सरल आवर्ती दोलन करते हैं। और इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम मानते हुए हमने इस सीवी का फॉर्मूला निकाला था। और सीवी का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक फलन होता है। इस तरीके से सीवी 20 केल्विन से ऊपर वाले ताप के लिए सीवी कांस्टेंट 3r के बराबर प्राप्त होती है, जो कि उच्च तापों पर है। लेकिन निम्न तापों पर हम देखें तो ये ग्राफ में इस टाइप का कुछ हमें प्राप्त होता है। किसके मॉडल में? आइंस्टीन के मॉडल में। लेकिन ये ग्राफ से प्रायोगिक ग्राफ से मेल नहीं खाता है, यानी इस प्रायोगिक ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करता है। इस वजह से जो हमारे पास आइंस्टीन था वो भी फेल हो जाता है। और आइंस्टीन फेल क्यों होता है? क्योंकि उसने 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे माने थे जो रियल में नहीं थे, यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। ठीक है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे और किस वजह से वो अप्लाई नहीं हुई, वो चीजें आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों, ये दोनों ही मॉडल इस प्रायोगिक ग्राफ को समझाने में असमर्थ हो गए, यानी दोनों ही मॉडल फेल हो गए। दोनों ही सिद्धांत प्रिंसिपल्स जो है वो दोनों ही कामयाब नहीं हुए इस प्रायोगिक ग्राफ को समझाने के लिए। कोई अल्प ताप के लिए समझाता है, कोई अधिकतम तापों के लिए यानी उच्चतम तापों के लिए समझाता है, पूरे ग्राफ को कोई नहीं समझा पा रहा। ठीक है। तो इसी पूरे ग्राफ को समझाने के लिए, यानी जो प्रायोगिक तथ्य है ठोसों की विशेष उष्माधारिताओं की, वो प्रायोगिक तथ्य समझाने में लगभग ये असमर्थ है। तो अब इनको समझाने के लिए साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है डिबाई। ठीक है। अब ये डिबाई इसी सिद्धांत को समझाने के लिए, सॉरी इसी
विशिष्ट उपमाओं को समझाने के लिए, प्रायोगिक ग्राफों को समझाने के लिए काफी हद तक ये कामयाब हो जाता है। लेकिन कामयाब होने के लिए वो डिवाइन एक मॉडल तैयार करता है, अपना एक थ्योरी तैयार करता है, अपनी एक परिकल्पना को, अपने अजम्पशंस को वो मानता है, परिकल्पना को वो मानता है, और उन परिकल्पनाओं को पहले हम पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में बच्चों हम क्या कर देंगे, लेक्चर नंबर 50 में थोसो के विशिष्ट उपमा का डिवाइन मॉडल पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से 2 पार्ट रहेंगे। एक पार्ट आज बना दूंगा, एक पार्ट कल, और फिर नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल और कुछ उसकी कमियां हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से 2 पार्ट में ये काम डिवाइन मॉडल 2 या 3 पार्ट में हम ये काम करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा लेंथ है। और अगर इसमें कुछ चीजें जो बेसिक चीजें हैं उनको मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट डेरिवेशन पोर्शन में जाऊंगा, तो हो सकता है तुम्हें कहीं ना कहीं पे जाके गड़बड़ मतलब फील हो, या फिर कहीं ना कहीं पे जाके समस्याएं तुम्हारे सामने आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ठोसों की विशिष्ट उपमा ज्ञात करने के लिए डिवाइन मॉडल। तो बच्चों डिवाइन नाम के साइंटिस्ट ने एक मॉडल दिया, एक परिकल्पनाओं का एक कॉन्सेप्ट दिया। तो सबसे पहले इस डिवाइन मॉडल की परिकल्पनाएं क्या थी, इसकी परिकल्पनाएं क्या थी, देखिए बच्चों, सबसे बड़ी और सबसे अलग परिकल्पना जो उसने की थी, वो परिकल्पना ये थी, आइंस्टीन ने बोला था कि जो हमारे पास क्रिस्टल जालक है, वो क्रिस्टल जालक में जो परमाणु है वो स्वतंत्र रूप से दोलन करते हैं स्वतंत्र रूप से, यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस तो होते हैं, लेकिन वो अलग अलग होते हैं। एक कण यहाँ है, दूसरा कण यहाँ है, और इस कण और इस कण के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन डिवाइन ने बोला कि किसी ठोस पदार्थ में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ठोस पदार्थों के मध्य अंतर परमाणु की दूरी जो होती है वो न्यूनतम होती है। न्यूनतम होने से एक परमाणु दूसरे परमाणु से और दूसरा फिर तीसरे से, यानी हर परमाणु आगे पीछे चारों तरफ अपने अलग इस क्रिस्टल के परमाणुओं से बने हुए होते हैं। यानी क्रिस्टल जालक में कोई भी परमाणु स्वतंत्र रूप से दोलन नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी इसका एक कॉन्सेप्ट, अलग धारणा इसकी डिवाइन ने यही दी कि जो आइंस्टीन ने बोला है कि स्वतंत्र रूप से दोलन करते हैं, वो गलत है, क्योंकि किसी भी ठोस क्रिस्टल जालक में कोई भी परमाणु बच्चों ऐसा नहीं होता जो फ्री हो, यानी जो दूसरे परमाणुओं से अंतर आणविक बलों से बंधा हुआ ना हो, यानी वो सारे परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि दोलन तो होते हैं परमाणु दोलन तो करते हैं, लेकिन स्वतंत्र सरल आवर्ती दोलन नहीं होते, वो युग्मित दोलन करते हैं। युग्मित मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फिर भी वो दोलन करते हैं। जैसे मैं एक स्प्रिंग ले लूं, स्प्रिंग के 1 2 3 4 सिरों पे 4 पॉइंट पे 4 बॉल को मैं बांध दूं, है ना, रबड़ के बोलों को मैं बांध दूं और फिर इस स्प्रिंग को दोलन कराऊं, तो 1 2 3 4 जो परमाणु है वो स्प्रिंग के साथ साथ दोलन करेंगे। ये दो ऐसे कर रहे हैं दोलन, ये दो ऐसे कर रहे हैं, दो इधर और दो इधर, दो ऊपर नीचे आगे पीछे सारे दोलन कर रहे हैं। तो दोलन सारे के सारे करते हैं, ठीक है, लेकिन जुड़े हुए रहते हुए करते हैं, इनको बोलते हैं युग्मित दोलन, ठीक है। तो सबसे पहली इसकी जो परिकल्पना थी बच्चों, वो परिकल्पना यही थी कि ठोस क्रिस्टल जालक में सभी परमाणु कैसे दोलन करते हैं बच्चों, सभी परमाणु युग्मित दोलन करते हैं, युग्मित दोलन करते हैं, यानी युग्मित दोलकों की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों है, मैंने आपको समझाया, वो इसलिए है कि ठोस क्रिस्टल जालक में कोई भी परमाणु स्वतंत्र नहीं हो सकता, सारे परमाणु एक दूसरे से युग्मित होते हैं। युग्मित होने का मतलब अंतर आणविक बलों से बंधे हुए होते हैं, और यही वजह है कि वो एक साथ स्वतंत्र रूप से दोलन नहीं कर सकते, वो एक साथ दोलन करेंगे, यानी युग्मित होते हुए दोलन करेंगे। तो युग्मित दोलन होते हैं, स्वतंत्र सरल आवर्ती दोलन नहीं होते। हालांकि होते तो फिर भी सरल आवर्ती दोलन ही होता है, इसमें भी दोलन सरल आवर्ती ही होता है,
लेकिन युग्मित रूप से होता है, सारे जुड़ के दोलन करते हैं। ठीक है। दूसरी बात समझिए बच्चों, आइंस्टीन ने क्या बोला? आइंस्टीन ने बोला था कि जो परमाणु होते हैं क्रिस्टल जालक में, वो परमाणु दोलन करते हैं स्वतंत्र रूप से, और स्वतंत्र रूप से जब दोलन करते हैं तो सबकी आवर्ती एक समान होती है। बच्चों इसको नोट करना है, इस बात को अपने जहन में उतारना है, इस बात को कि आइंस्टीन ने ये बोला कि जो परमाणु होते हैं वो दोलन करते हैं और स्वतंत्र रूप से दोलन करते हैं। और दूसरी बात ये कि जब दोलन करते हैं तो सारे के सारे परमाणु एक समान आवर्ती से दोलन करते हैं। आप थोड़ा सोचो, 1 2 3 4 जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, 4 परमाणु हमारे पास हो जिनका आपस में कोई कनेक्शन ना हो, तो क्या ऐसा संभव है कि सारे ही परमाणु एक समान आवर्ती से दोलन करें? जब कनेक्शन ही नहीं है सबका, तो हो सकता है ये परमाणु आगे पीछे किसी आवृत्ति से दोलन करे, दूसरा परमाणु आगे पीछे दोलन करे, किसी दूसरी आवृत्ति से दोलन करे, है ना? तो दोलन जब होंगे, आइंस्टाइन के अनुसार दोलन जब होंगे तो आवर्ती उनकी समान होनी चाहिए, लेकिन वो गलत है। आवर्ती समान नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमने माना है कि सारे स्वतंत्र दोलक हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो अपने हिसाब से दोलन करेंगे वो, किसी की आवृत्ति कम होगी, किसी की आवृत्ति ज्यादा होगी। लेकिन आइंस्टीन ने गलत बात बताई। क्या बताई? कि सबकी आवृत्ति एक समान होती है, वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। तो दूसरा, इसलिए डिवाइन ने एक करेक्शन किया उस मॉडल में, आइंस्टीन के मॉडल में। वो क्या करेक्शन था कि सभी परमाणुओं की आवृत्ति, हालांकि सभी परमाणु युग्मित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सभी परमाणुओं की जो आवृत्ति है बच्चों, वो सभी परमाणुओं की आवृत्ति एक समान नहीं होती है। ठीक है। तो आवृत्ति कितनी होती है साहब? किसी ने पूछ लिया कि आवृत्ति कितनी है, या तो उन्होंने बोला कुछ परमाणु ऐसे होंगे जो दोलन बहुत ही कम आवृत्ति से करेंगे, कुछ परमाणु ऐसे होंगे जो दोलन बहुत ज्यादा आवृत्ति से करेंगे, कुछ परमाणु ऐसे होंगे जो दोलन बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी दोलकों की आवृत्ति 0 से लेके किसी एक निश्चित आवृत्ति के बीच में होती है। समझ पा रहे हैं? इस बात को थोड़ा अच्छी तरीके से समझना। दोलक जो होते हैं वो दोलन करते हैं, कुछ ऐसे जो बिल्कुल नहीं करते, कुछ ऐसे जो कम आवृत्ति से दोलन करते हैं, कुछ ऐसे जो बहुत ज्यादा आवृत्ति से दोलन करते हैं, और एक कांस्टेंट आवृत्ति होती है, उससे ज्यादा आवृत्ति संभव नहीं है। ठीक है। तो एक उच्चतम आवृत्ति का मान है और एक न्यूनतम आवृत्ति का मान 0 है। 0 से लेके उच्चतम आवृत्ति के मध्य ही आवृत्ति के मान हो सकते हैं और हर संभव मान हो सकते हैं। तो डिवाइन ने दूसरी क्या बात बताई, दूसरी परिकल्पना जो क्या बताई, डिवाइन ने बताया कि ठोसों में परमाणु मतलब दोलक, ठोसों में परमाणु 0 से ओमेगा डी, बताऊंगा ओमेगा डी क्या होता है, बताऊंगा अभी। तो ठोसों में परमाणु 0 से ओमेगा डी आवृत्ति के मध्य दोलन करते हैं। इस आवृत्ति ओमेगा डी को डिवाई अनंतक आवृत्ति कहते हैं। समझ पा रहे हो? डिवाई अंतक आवृत्ति क्या है? डिवाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझिएगा कि दोलन 100 सब जो ऐसे मान लो कि आप 100 परमाणु है, अब कोई परमाणु 0 आवृत्ति से दोलन कर रहा है, कोई 5 आवृत्ति से कर रहा है, कोई 20 से कर रहा है, कोई 99 वाली आवृत्ति से दोलन कर रहा है, कोई 100 से कर रहा है। तो डिवाइन ने क्या कहा कि 100 एक मैक्सिमम आवृत्ति है, उस 100 से ज्यादा आवृत्ति का मान नहीं हो सकता। इसे हम बोलते हैं अंतक आवृत्ति, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी ये आवृत्ति का वह मान है जिससे अधिक मान किसी भी परमाणु की आवृत्ति का संभव नहीं है। यानी कोई भी परमाणु इस आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति से दोलन नहीं करता है, नहीं कर सकता है।
और ये कैसे संभव है, ये बात उसने कैसे बताई, उसे बताई देखो। सोना बच्चों, यहाँ 1 2 3 और 4 मान लो नीचे भी है ऊपर भी है, इस तरह से क्रिस्टल जालक मान लो। तो क्रिस्टल जालक में ये जो दो परमाणु है, उन दो परमाणु मध्य की दूरी 2a मान लो। तो जो प्रत्यास्थ तरंग क्रिस्टल जालक में पहुंचती है, उसमें जब हम देते हैं तो जो प्रत्यास्थ तरंग बनती है, वो प्रत्यास्थ तरंग जब बनेगी उस प्रत्यास्थ तरंग की लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य लैम्डा होगी। अब ये तरंग दैर्घ्य जो लैम्डा है, उस लैम्डा का मान 2a से अगर छोटा हो, लैम्डा का मान 2a से अगर छोटा होगा, तो उसी सूरत में क्या होगा, उसी सूरत में ये डी बाई अंतक आवृत्ति का कॉन्सेप्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं आपके लिए इस बात को। इसने बोला कि जो क्रिस्टल जालक है, उसी क्रिस्टल जालक में जो तरंग चल रही है, कौन सी तरंग चल रही है, प्रत्यास्थ तरंगें बनती है क्रिस्टल जालक में, है ना। वो जो प्रत्यास्थ तरंग बन रही है वो प्रत्यास्थ तरंग की आवृत्ति लैम्डा है। तो प्रत्यास्थ तरंग की आवृत्ति 2a यानी दो परमाणु मध्य अंतर परमाणु दूरी के 2a से कम है, तो ही ऐसी स्थिति संभव होगी, अन्यथा ऐसी स्थिति संभव नहीं होगी। ठीक है, और ऐसा कॉन्सेप्ट माना गया है कि परमाणु जो है उनके मध्य जो दो परमाणु मध्य दूरी यानी उनका जो ऑर्डर है, उनकी जो रेंज है परमाणुओं की, उस रेंज से कम होनी चाहिए। जो तरंग उठ रही है उस तरंग का लैम्डा उससे कम होना चाहिए, है ना। और अगर उससे कम होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु कंटीन्यूअस है, परमाणु लगातार है, यानी 0 फिर 2a फिर 4a फिर 6a फिर 8a। इन पॉइंट्स में हम देखें तो इन पॉइंट्स में परमाणु है। ऐसा तभी हो सकता है जब जो क्रिस्टल जालक है उसमें परमाणु लगातार से वितरित है, यानी समांगी माध्यम है। ये क्रिस्टल कैसा है, समांगी क्रिस्टल है, समांगी है। और उसके बाद में एक चीज और है, एक चीज ये है कि ये सतत माध्यम है। तो दूसरी बात उसने ये बताई, उसको बता देता हूं। तीसरी बात डिवाइन ने ये बताई, तीसरी बात डिवाइन ने ये बताई, नंबर 3 डिवाइन के अनुसार डिवाइन के अनुसार ठोस क्रिस्टल जालक, ठोस क्रिस्टल जालक समांगी तथा सतत माध्यम होते हैं। और किस रेंज से, लैम्डा का मान 2a से कम हो, इस रेंज में। ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, है ना। सारी की सारी बातों को मैं एकदम एक एक चीजों को पकड़ के बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ टाइम दे। आपको ये बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ये किसी कंपटीशन एग्जाम में इनमें से कुछ पूछ लिया जाता है ना। एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिवाइन मॉडल के अनुसार कौन सी चीजें सही है और कौन सी चीजें गलत है। तो साथ साथ मैं आपको कंपटीशन की तैयारी भी यहाँ पे करवा रहा हूँ और आप थोड़ा सा देखो। तो बच्चों यहाँ पे क्या बात हुई कि डिवाइन ने ये बोला कि जो दो परमाणु है उन दो परमाणु के मध्य अंतर परमाणु दूरी यानी 2a है। ये अंतर परमाणु दूरी ज्यादा हो अगर 50 तरंग की तरंग दैर्घ्य से, तो इसमें ये जो माध्यम होगा वो सतत होगा। सतत मतलब कहीं पे ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे परमाणु हो और यहाँ पे परमाणु ना हो, ठोस में कोई जगह खाली नहीं हो सकती। तो समांगी माध्यम है, समांगी मतलब समान रूप से इसमें जो परमाणु है वो फैले हुए हैं। अगर एक परमाणु 0 पे है, दूसरा 2a पे है, तो तीसरा 4a पे होगा, चौथा 6a पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, इस तरीके से। यानी समान रूप से इसकी डेंसिटी है, समांगीय माध्यम है। सतत माध्यम बोलेंगे तो उसका भी मतलब यही है कि ये कंटीन्यूअस माध्यम है। किसी भी ठोस क्रिस्टल जालक में कोई जगह ऐसी नहीं हो सकती जो खाली हो और वहां पे परमाणु ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ठोस क्रिस्टल जालक है इसकी डेंसिटी, इसका जो घनत्व है बच्चों, वो एक समान है, वो कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट पे आप देख लो वो कांस्टेंट रहेगा,
और ये किस कंडीशन की बात है, जब लैम्डा नॉट 2ac ज्यादा हो। अगर लैम्डा 2ac बड़ी हो जाए तो ये माध्यम ऐसा तत्व बन जाएगा। ऐसा तत्व माध्यम के लिए प्रत्यास्थ तरंगों का जो संचरण होगा उसमें जो आवृत्ति होगी वो कुछ भी हो सकती है, यानी अधिकतम से भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो उस केस के लिए ये डिवाइड मॉडल काम नहीं करेगा, ये इसकी आगे कमी हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नंबर 4। आइंस्टीन ये बोला था बच्चों कि जो ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। इसने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ ऊर्जा परमाणु की क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा परमाणु दोनों की ऊर्जा क्या होती है बच्चों, क्वांटीकृत होती है, क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत होने का मतलब हो गया कि ऊर्जा इक्वल टू एच न्यू के पूर्ण गुणज में होगी, यानी 1 एच न्यू 2 एच न्यू 3 एच न्यू 4 एच न्यू या इस तरह से, या n एच न्यू ऐसे ऊर्जा हो सकती है। लेकिन कभी भी ऊर्जा ऐसे नहीं हो सकती कि h/2 1/2 एच न्यू या 5/2 एच न्यू, ऐसी ऊर्जा संभव नहीं है। यानी ऊर्जा क्या होती है, सतत नहीं होती, विविक्त होती है, यानी क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटीकृत ऊर्जा होती है। ये इसका इंपॉर्टेंट बात है। किसी टॉपिक पे किसी पॉइंट पे डीवाई और आइंस्टीन क्या करते हैं, सहमत होते हैं एक दूसरे से। बाकी यहाँ पे भी सहमत नहीं होती, यहाँ पे ये युग्मित दोलक होते हैं डीवाई के अनुसार, लेकिन आइंस्टीन के अनुसार ये दोलन कैसे होते हैं बच्चों, आइंस्टीन के अनुसार ये स्वतंत्र दोलन होते तो दोनों में सकारात्मक ही है, ठीक है। दूसरी परमाणु की आवर्ती एक समान नहीं होती, हर परमाणु की आवर्ती अपनी अलग अलग होती है। तो 0 से लेकर ओमेगा टी आवर्ती के मध्य परमाणु दोलन कर सकते हैं, और एक ओमेगा टी अधिकतम आवर्ती है जिससे ज्यादा आवर्ती संभव नहीं है, और इसे डिवाई आवर्ती यानी डिवाई अंतक आवर्ती भी नाम दिया गया। और आइंस्टीन ने ये बोला था कि कुछ भी आवर्ती हो सकती है, सॉरी आइंस्टीन ने बोला था सारे परमाणु की आवर्ती एक समान होगी। तो इस पे भी दोनों सहमत नहीं होते, इस बात पे भी दोनों सहमत नहीं होते, ठीक है। और इस बात पे दोनों सहमत हो जाता है कि ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। क्लियर। लास्ट और फाइनल बात नंबर 15। बच्चों आइंस्टीन ने बोला था कि परमाणुओं के दोलन 3 संभव दिशाओं में हो सकते हैं, x, y और z, यानी एक परमाणु की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। इस बात को डीवाई भी काफी हद तक स्वीकार करता है, और डीवाई कहता है कि हाँ सही बात है, परमाणु जो है किसी एक परमाणु की बात करें तो एक परमाणु की स्वतंत्रता की कोटि 3 ही होती है। और अगर परमाणु स्वतंत्रता की कोटि 3 होने मतलब समझो आपने, स्वतंत्रता की कोटि 3 होने मतलब 3 दिशाओं में कंपन कर सकता है कोई एक परमाणु। तो अगर क्रिस्टल जालक में n परमाणु हो तो कितनी दिशाओं में कंपन करेगा बच्चों, वो 3 n दिशाओं में कंपन करेगा, यानी कंपन की विधाएं, कंपन के तरीके वो कितने होंगे, 3n, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूं n परमाणु वाले क्रिस्टल में कुल 3n कंपन विधाएं होती है, 3n कंपन विधाएं होती, आप देख पा रहे हैं 3n कंपन की विधाएं होती है। वापस रिपीट कर दूं मैं इसको, एक परमाणु x y z 3 दिशाओं में कंपन कर सकता है, तो परमाणु की स्वतंत्रता की कोटि 3 हो गई। अगर परमाणु टोटल n हो तो टोटल कंपन के तरीके कितने हो गए, 3n। इसे हम बोलते हैं कंपन की 3n विधाएं। इन कंपन की विधाएं कितनी होती है बच्चों, 3n होती है। और नंबर 6 इसको और हम लिख देते हैं। आइंस्टीन ने बोला था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का क्या इसमें उपयोग होता है, इसमें भी मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का ही उपयोग किया जाता है डीवाई मॉडल में। तो हम लिखेंगे लास्ट परमाणु मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी
पूरा लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, पूरा बोल देता हूँ। परमाणु मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग का पालन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे जो डिबाई मॉडल है उसकी ये परिकल्पनाओं को, इन चीजों को, इन कॉन्सेप्ट को आधार मान के डिबाई ने अपना एक मॉडल दिया। और फिर डिबाई ने कहा कि ये जो आवृत्ति है इस ओमेगा टी को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, इसे हम अंतक आवृत्ति नाम देते हैं। अब डिबाई अगले कॉन्सेप्ट में करेगा, पहले अंतक आवृत्ति का सूत्र डिराइव करेगा, ठीक है। तो स्क्रीन को आप पॉज करके अच्छे से नोट्स बनाइएगा और मैं 1 मिनट के बाद में मैं आपको अगली डेरिवेशन करवाता हूँ, जो क्या होगी डिबाई अंतक आवृत्ति की डेरिवेशन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें डिराइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, वो किस चीज की डेरिवेशन होगी, डिबाई अंतक आवृत्ति की। अभी आए इसके डिबाई के मॉडल में हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा कि जो आवृत्ति है युग्मित परमाणु दोलकों की आवृत्ति जो है वो 0 से लेके एक अधिकतम आवृत्ति तक संभव होती है। इस अधिकतम आवृत्ति को हम नाम देते हैं डिबाई अंतक आवृत्ति और इसे ओमेगा डी से एक्सप्रेस करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा डी से इसे हम डिनोट करते हैं। तो ओमेगा डी का फॉर्मूला क्या होगा ये हम देखेंगे आज, ठीक है। तो बच्चों ये देखने से पहले आप समझो इसे डिबाई अंतक आवृत्ति को हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी। डिबाई मॉडल में युग्मित दोलकों की वह अधिकतम आवृत्ति जिससे ये दोलन कर सकते हैं, जिससे ज्यादा आवृत्ति पर दोलन संभव नहीं होते हैं, इस आवृत्ति को हम डिबाई अंतक आवृत्ति कहते हैं। आई रिपीट अगेन, डिबाई अंतक आवृत्ति किसे कहते हैं, डिबाई मॉडल के अनुसार युग्मित दोलकों की वह उच्चतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति पर दोलन संभव नहीं होते हैं, इसे हम डिबाई अंतक आवृत्ति कहते हैं। इसे ओमेगा डी से प्रदर्शित किया जाता है। ओमेगा डी का हम फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बेसिक चीज और समझ लो आप यहाँ पे कि बच्चों जब प्रत्यास्थ तरंगे किसी भी क्रिस्टल जालक में, ठोस क्रिस्टल जालक में जब प्रत्यास्थ तरंग बनती है, यानी प्रत्यास्थ तरंग जब चलती है, तो उस प्रत्यास्थ तरंग के 2 प्रकार वो होते हैं, यानी 2 प्रकार के कंपन वहां पे होते हैं। एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंग का कंपन, यानी अनुप्रस्थ कंपन होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बनती है। एक दूसरी तरंग होती है जो होती है अनुदैर्घ्य तरंग। मैं आपको ये बात समझा चुका हूँ, ज्यादातर बच्चों को ये बात पता भी होगी, लेकिन एक बार रिपीट कर देता हूँ। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ किस तरह की तरंगें होती है। देखिए ये माध्यम की तरंग है, 1 2 3 और 4, ये माध्यम की तरंग है और ये इस तरीके से इस रेखा पर रखी हुई है और ये कोई तरंग है वो इस तरीके से दोलन कर रही है, मतलब तरंग ऐसे चल रही है। तो तरंग कैसे जा रही है, इस दिशा में तरंग चल रही है। अब हो सकता है ये माध्यम के कण ऐसे ऊपर नीचे दोलन करें, ये ऊपर और नीचे इस तरह से, ये हो सकता है ऐसे दोलन। तो अगर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं माध्यम के कण, तो यह तरंग कहलाती है अनुप्रस्थ तरंग, सॉरी हाँ यह अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। तो ये जो डिबाई मॉडल है, डिबाई मॉडल में आइंस्टाइन इसने डिबाई ने बोला कि जो प्रत्यास्थ तरंग है उसमें परमाणुओं की कंपन जो है वो तरंग संचरण की दिशा में भी हो सकते हैं और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत भी होते हैं, यानी दोनों प्रकार के कंपन होते हैं। ये तो अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ कंपन है, अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य में बच्चों क्या होता है, ये जो परमाणु है ये तरंग संचरण अगर ऐसे हो रहा है तो ये परमाणु तरंग संचरण की दिशा में ही इर्द गिर्द अपनी साम्यावस्था के दोलन कर रहे हैं, मतलब तरंग ऐसे चल रही है और इस तरीके से ये दोलन कर रहे हैं। जैसे ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग। अब इसी मॉडल में कहा गया कि जो अनुप्रस्थ तरंग है उस तरंग में तरंग का जो वेग है वो अनुप्रस्थ को हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल है ना, लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका वेग vl होगा, l फॉर लॉन्गिट्यूडनल। और कोई तरंग है जो अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य मतलब
ट्रांसवर्स वेग है ना, तो ट्रांसवर्स का टी ले लेंगे और इस वेग का इसी तरंग का वेग vt हम ले लेंगे। समझ पा रहे हैं? तो मान लेते हैं तो जो हमारे पास ये क्रिस्टल का जालक है और उसमें ये परमाणु है और इन्हीं परमाणु में करंट संचरित हो रही है। तो तरंग जब इन परमाणु में संचरित होगी तो कंपन जो होंगे वो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होते हैं। अब डिवाइन ने बोला कि तरंग अगर एक जा रही है और उस एक तरंग से दो प्रकार के कंपन हो रहे हैं तो दोनों प्रकार के कंपनों की आवृत्ति एक समान होगी जो कि ओमेगा डी अधिकतम हो सकती है। यानी डिवाई अंतर आवृत्ति के ऊपर कंपनों का कोई प्रभाव नहीं है। ये डिवाई अंतर आवृत्ति लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुप्रस्थ और ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के कंपनों के ऊपर समान रूप से लागू होती है कौन डिवाई अंतर के आवृत्ति। अगर हाँ इनका वेग जरूर बदल जाता है। अगर अनुप्रस्थ तरंग है तो उसका वेग v l है, l फॉर लॉन्गिट्यूडनल, और ट्रांसवर्स यानी अनुदैर्ध्य तरंग है तो उसका वेग कितना है बच्चों v t, t फॉर ट्रांसवर्स वेग। इस तरह से दो चीजें हैं। दूसरी बात तो बता रहे हम कि ये जो हमारे पास क्रिस्टल जालक है बच्चों उस क्रिस्टल जालक का आयतन v है। इस आयतन कितना है v है। अब चाहे इसमें अनुदैर्ध्य तरंग चले चाहे इसमें अनुप्रस्थ तरंग चले दोनों तरंगों की आवृत्ति एक समान यानी ओमेगा डी ही होगी। ठीक है, दोनों तरंगों के ऊपर अंतर की आवृत्ति यानी डिवाई अंतर की आवृत्ति एक समान रूप से लागू होती है। तो चलिए अब करते हैं इसकी डेरिवेशन। ये तो कॉन्सेप्ट समझने वाला था, तो आगे हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। देखिए डिवाई ने बताया कि ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा, ओमेगा से लेकर ओमेगा प्लस डी ओमेगा आवृत्ति परास के मध्य दोलन करने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? संख्या होगी बच्चों ये हमारे पास संख्या होगी कितनी? ये संख्या होगी z ओमेगा डी ओमेगा। ये संख्या हमारे पास होगी। इसको आप समझिए, अगर मैं एक परमाणु की बात करूं, कोई एक परमाणु है और वो ओमेगा से लेके ओमेगा प्लस डी ओमेगा परास के मध्य दोलन कर रहा है, ठीक है, तो इस परमाणु की इस परास में वापस समझिए, दोबारा बता रहा हूं क्या चीज है। मान लो एक ओमेगा आवृत्ति है और दूसरी आवृत्ति ओमेगा प्लस डी ओमेगा है, यानी ओमेगा आवृत्ति में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो इस आवृत्ति के परास में जो कि डी ओमेगा है, इस डी ओमेगा आवृत्ति परास के मध्य दोलन करने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है? z ओमेगा डी ओमेगा है। ठीक है, इस परास में दोलन करने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो संपूर्ण परास 0 से लेकर ओमेगा डी तक, मैंने क्या बोला था अभी, आवृत्ति पूरे क्रिस्टल जालक में आवृत्ति कितनी हो सकती है? किसी परमाणु की आवृत्ति कितनी हो सकती है? 0 से लेकर ओमेगा डी तक कुछ भी हो सकती है। तो किसी परमाणु की 0 है, किसी की 1 है, किसी की 2 है, किसी की 5 है, किसी की 10 है, किसी की 20 है, किसी की 50 है। तो आवृत्ति 0 से लेकर ओमेगा डी तक सब सारे जो क्रिस्टल जो जालक हमारे पास है जिसमें जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणुओं की संख्या 0 से ओमेगा डी तक हो सकती है। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, ओमेगा से लेकर ओमेगा प्लस डी ओमेगा इस परास में दोलन करने वाले कितने परमाणु हैं? z ओमेगा डी ओमेगा, z ओमेगा डी ओमेगा। अभी समझा होगा z ओमेगा क्या है, थोड़ा आगे और बताऊंगा आपको। z ओमेगा डी ओमेगा ये तो किसके अंदर है? ये तो कौन से परमाणु है बच्चों? ये संख्या कौन से परमाणुओं की है? ये उन परमाणुओं की है जिनकी दोलन 0 से जिनका दोलन ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा परास के मध्य है। तो संपूर्ण परास 0 से ओमेगा डी के मध्य दोलन करने वाले परमाणुओं की संख्या निकालनी हो तो हम इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो हमने लिखी संख्या होगी, अतः
संपूर्ण परास कितनी, 0 से ओमेगा डी के मध्य दोलन करने वाले परमाणुओं की संख्या ये कितनी होगी, बराबर ये इस संख्या का समाकलन जेड ओमेगा डी ओमेगा, और कहां से कहां तक, 0 से लेके ओमेगा डी तक, और इसका मान कितना है पता चाहिए, इसका मान आना चाहिए जितने परमाणु टोटल, क्योंकि 0 से लेके ओमेगा डी तक कितने परमाणु होंगे, सारे परमाणु इसी प्रयास में दोलन करते हैं, तो सारे परमाणु इसी प्रयास में दोलन करते हैं, तो इस समाकलन यानी इस टोटल संख्या का मान कितना, 3n के बराबर होगा। आगे आ जाइए, ये इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। ये बच्चों ये हमारे पास हो गया, दिस इज नाइस समाकलन 0 से ओमेगा डी किसका, जेड ओमेगा, ये जेड क्रॉस नहीं है भाई, ये मेरा लिखने का एक तरीका ही है, जेड क्रॉस लगा देता हूं मैं, ये जेड नहीं, जेड क्रॉस नहीं है, ये जेड ही है, तो ये जेड ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू 3n। अब समझो आप कि ये जेड ओमेगा क्या है, इसी जेड ओमेगा को हम जो नाम देते हैं क्या, डेंसिटी ऑफ मोड्स, यानी विधा घनत्व है ना, डेंसिटी ऑफ मोड यानी जो कंपन करने की जो घनत्व है उसे इसी लिख देता हूं यहां जेड ओमेगा विधा घनत्व, कंपन विधा घनत्व है, और डिवाई ने बोला कि इसका मान कितना होगा, डिवाई ने बोला कि इसका कितना होगा बच्चों, ये मान उसने बताया कि v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 अपॉन vt क्यूब प्लस 1 अपॉन v n क्यूब और ओमेगा स्क्वायर b ओमेगा स्क्वायर, इसका मान ये बताया। अब आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना कि यहां पे सर v क्या है, v है आयतन किसका, ठोस क्रिस्टल जालक का है, 2 पाई स्क्वायर ये एक वेट कांस्टेंट है, और 2 अपॉन vt क्यूब, तो vt क्या है, वेलोसिटी यानी वेग है v किसका, ट्रांसवर्स वेग का, अनुदैर्घ्य तरंग का, है ना, और क्यूब, और ये v n क्यूब ये अनुप्रस्थ, ये सॉरी ये अनुप्रस्थ का है और ये अनुदैर्घ्य का है, ये ट्रांसवर्स और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेग है ना, इनका वेग है, और ओमेगा क्या है, आउट, तो 0 सॉरी ओमेगा से लेके ओमेगा प्लस डी ओमेगा परास के मध्य कंपन करने वाले कणों की यानी परमाणुओं की संख्या का घनत्व वो कितना होता है, जेड ओमेगा, यानी कंपन विधा घनत्व क्या होता है बच्चों, ओमेगा से लेके ओमेगा प्लस डी ओमेगा परास के मध्य कंपन करने वाले जो कण हैं उन्हें कणों की संख्या का घनत्व कितना है, उनका घनत्व इस सूत्र से दिया जाता है, 11th क्लास में चलता है ये सूत्र, तो ये v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 अपॉन vt क्यूब प्लस 1 अपॉन vn क्यूब और ये वेग स्क्वायर h, तो यह मान समीकरण इसमें रखने पर इसको मैं समीकरण 1 नाम दूंगा, और ये यहां से देखिएगा z ओमेगा जिसको मैं समीकरण 2 नाम दूंगा, तो लिखूंगा समीकरण 2 के मान 2 का मान समीकरण 1 में रखूंगा बच्चों, जब समीकरण 1 में मान रखोगे तो ये मान आएगा हमारे पास समाकलन 0 से ओमेगा डी जेड ओमेगा मान ये हो गया v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 अपॉन vt क्यूब प्लस 1 अपॉन vn क्यूब और ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये जो मान है
ये समीकरण 2 का मान आपको याद रखना है, ठीक है। तो नहीं तो फिर मोड डेंसिटी का डायरेक्शन आप करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मान, और फिर d ओमेगा एल इक्वल्स टू 3n। यहां से दो काम हमें करने हैं, दो काम क्या करने हैं, एक तो ओमेगा डी का मान निकालना है, ओमेगा डी का समाकलन करने से जो मान आएगा, एक तो ओमेगा डी निकालना है ना, और दूसरा हमें जेड ओमेगा का मान निकालना है ओमेगा डी के बदले, ठीक है। तो ये देखिएगा कैसे होगा, यहां जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको हम बाहर ले लेंगे, तो v अपॉन 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट पूरा कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं। तो ये मेरे पास बचेगा v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 अपॉन vt क्यूब प्लस 1 अपॉन vl क्यूब, और फिर समाकलन 0 से ओमेगा डी तक इसका ओमेगा स्क्वायर का d ओमेगा का साबित बराबर बचो 3। स्पेस बोल करो, इसको लिखो, मैं इधर वाली चीज लिखता हूं। देखिएगा ये बन गया हमारे पास v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 अपॉन v t क्यूब प्लस 1 अपॉन v, ये स्मॉल v कितना, ये कैपिटल v जो है आयतन, स्मॉल v है वेग vl क्यूब, और ओमेगा स्क्वायर का समाकलन ओमेगा पावर 3 अपॉन 3, और ये हो गया 0 से ओमेगा डी तक इसकी लिमिट्स बराबर 3 n। आगे देखिए, ये हमारे पास बनेगा v अपॉन 2 into 3 6 पाई स्क्वायर, ठीक है। v अपॉन 3 बाहर आएगा, उसे मल्टीप्लाई करो 6 पाई स्क्वायर, और ये बन गया 2 अपॉन vt क्यूब प्लस 1 अपॉन vl क्यूब, स्मॉल कर देना इस क्यूब, और बन गया फिर ओमेगा डी क्यूब बराबर 3 है। अब बच्चों ओमेगा डी पहले निकालो इस समीकरण से, है ना, इसको समीकरण में नाम दे देता हूं 3, इससे ओमेगा डी पहले निकालो, तो ओमेगा डी इक्वल्स टू ओमेगा डी क्यूब इक्वल्स टू ये 3n एज इट इज इनटू 6 पाई स्क्वायर बटे में v, सही है, 3n अपॉन 6 पाई स्क्वायर बटे में v, और ये कोष्ठक अपॉन में, तो इसको मैं आगे मल्टीप्लाई में लिख देता हूं 2 अपॉन vt क्यूब प्लस 1 अपॉन vl क्यूब, ठीक है, पावर -1 कर देता हूं, ये अपॉन में जाएगा तो उधर पावर -1 में कर देता हूं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास हो गया vt ओमेगा टी इक्वल्स टू ओमेगा डी क्यूब इक्वल्स टू 3n into 6 पाई स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 6 18 n पाई स्क्वायर बटे v, और ये कोष्ठक जो है ये है 2 अपॉन v t क्यूब प्लस 1 अपॉन vl क्यूब, ठीक है, पावर -1। अब यहां से देखो इस कोष्ठक का मान हम यहां से उठा लेते हैं, इसको मिटा दो मैं एक बार, देखिए आप यहां से ये मान निकाल लेते, तो मेरे पास ये कितना आएगा, ये वैल्यू मेरे पास आएगी, एक काम करते हैं इसको तो एडिट कर लेते हैं ना, ये तो आ गया बच्चों ओमेगा डी की वैल्यू, ठीक है, इसका पावर हटा दो यहाँ पे, तो इस पूरे की पावर 3/2 पूरे की पावर 1/3 हो जाएगी, है ना, इस तरीके से, बस ये ओमेगा डी का फॉर्मूला है, यह अंतक आवर्ती का सूत्र है। लेकिन मैं अंतक आवर्ती के पदों में जेड ओमेगा का मान निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो इस सूत्र में इस कोष्ठक का मान जो है वो यहां से निकाल के मैं यहां रखूंगा, तो ये कैसे आएगा, यहां से आप देखो इस 2 अपॉन इस कोष्ठक में इधर ले आओ, तो ये बनेगा 2 अपॉन vt क्यूब प्लस 1 अपॉन vl क्यूब पावर -1 बनेगी, ये कोष्ठक इसके
अपॉन में आएगा बच्चों, तो अपॉन में आएगा इसके ऊपर लिखेंगे तो -1 पावर हो जाएगी इक्वल ये v अपॉन 2 पाई स्क्वायर एज इट इज, है ना, और ये चीज इधर आ गई तो ये ओमेगा स्क्वायर ऐसे, और इसको अपॉन में ले लेंगे हम z ओमेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। मैं इस कोष्ठक का मान निकालना चाहता हूं -1 पावर के साथ, तो इस कोष्ठक को भाग लगा दिए इधर, तो ये ऊपर लिखा था -1 पावर हो गई, और ये v अपॉन 2 पाई स्क्वायर ऐसे ऐसे ओमेगा स्क्वायर ऐसे ऐसे, ये z ओमेगा नीचे को आ गया। ये मान आगे हम समीकरण नंबर इसमें 4 में रख देंगे, ठीक है। तो ये मान उठाकर समीकरण 4 में हम रखिए, तो समीकरण 4 क्या मिलेगा, यहां देखो आप, ओमेगा d क्यूब इक्वल्स टू ओमेगा d क्यूब इक्वल्स टू, यहां देखो 18n पाई स्क्वायर v, 18n पाई स्क्वायर बटे v इनटू इस पावर -1, इस चीज की पावर -1 तो मान ये रहा, इनटू v अपॉन 2 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर z ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर z ओमेगा। यहां से देखो इस v से ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है, ओमेगा और ये 2 से इसको काट दिया तो ये मुंह आ गए, पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है बच्चों हमारे पास ओमेगा d क्यूब बराबर ये नो n ओमेगा स्क्वायर बटे में ये z ओमेगा, ठीक है ना। यहां से z ओमेगा अगर निकाले तो ओमेगा t यहां और में आ जाएगा, है ना, तो मैं इसको फिर आगे मिटा के लिख दूं, तो z ओमेगा इक्वल्स टू यहां से z ओमेगा यहां आ जाएगा, ओमेगा d को नीचे आएगा 9n बटे ओमेगा d क्यूब और ये ओमेगा स्क्वायर। दिस इंप्लाइज मैं लिखूंगा इसको z ओमेगा d ओमेगा इक्वल्स टू 9n अपॉन ओमेगा d क्यूब और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा d क्यूब है बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये रिजल्ट, ये बच्चों इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि यहाँ से आपने किसी कॉम्पिटिशन में जैसे IIT में या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी MSc इंटरेस्ट में या किसी भी इंटरेस्ट है ना, मास्टर फिजिक्स करने के लिए जो इंटरेस्ट किसी भी एग्जाम किसी भी यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो वहां यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पक्का ही आता है ये क्वेश्चन। यहाँ से क्या क्वेश्चन बोलता है, वाइब्रेशनल मोड डेंसिटी, है ना, मोड डेंसिटी ओमेगा के पदों में किस प्रकार से संबंधित होती है, तो एबीसीडी में आपको ऑप्शन मिलेगा z ओमेगा प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, है ना। एक तो इस तरीके से ओमेगा के स्क्वायर से ऐसे संबंधित होती है, क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है बच्चे। दूसरा z ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा d पावर 3, ये दो चीजें कॉम्बिनेशन लायक आपके क्वेश्चन बनते हैं आईआईटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन आपसे पक्के पूछे जाते हैं, या किसी जैसे कॉलेज एग्जाम जो होते हैं उसमें इंटरव्यू में और इंटरव्यू रिटन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्कूल लेक्चर कॉलेज लेक्चर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो आने ही चाहिए, उसी से तो ये आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा है, हमने परिकल्पनाएं पढ़ी हैं और डिवाई अंतक आवृत्ति का डिवाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन हमने किया है, और ये टोटल चीज हमने पढ़ी। कल हम इसका डेरिवेशन दूसरा पोर्शन करेंगे, एक तो हम माध्य ऊर्जा निकालेंगे बच्चों, और दूसरी हम माध्य ऊर्जा के अलावा हम निकालेंगे इसकी सीवी, जो हमारा मेन पर्पस है, वो सीवी का सूत्र हम निकालेंगे। परसों हम इसकी कमियां हम देखेंगे और कमियां देखने के बाद में इसे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मैंने बोला था 3 पोर्शन में आपका डिवाई मॉडल कंप्लीट होगा, तीनों पोर्शन में मैं इसको कंप्लीट करूंगा।
आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।